हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो कि आपके CUET 2024 में पूछे जाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, CUET 2024 के लिए हम यूनिट वाइज एमसीक्यूज करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिससे रिलेटेड हम सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं CUET के एग्जाम के लिए, और साथ ही हम इसके हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन अगर आपसे कहीं से भी पूछा जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो किस तरीके से 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर को ढूंढना है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है जिसके थ्रू आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच पाए, ये सब हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, माइंड मैपिंग, इन सब के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगी। सो बिना देर करे चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है हमारी इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है। तो इकोनॉमी फेस करती है रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रॉब्लम, डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो वीडियो को पॉज कीजिए, देन आप आंसर दीजिए, फिर मैं आपको सभी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी विद फ्लो चार्ट। तो हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी 3 टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। ये आप सभी जानते हैं, आप सभी ने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा है, राइट। तो ये सारी सेंट्रल प्रॉब्लम आती किस वजह से है, उसका कारण क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। तो वो कॉजेज है हमारे, जो ह्यूमन वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होती है, तो उन्हें सेटिस्फाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है इकोनॉमी के लिए। और रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, और काफी सारे रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की भी हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे जो है वो स्कार्स हैं, तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया जाए, तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस वजह से ए, बी और सी तीनों ही आपके करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। अब एक चार्ट के थ्रू आपको क्लियर करते हुए इसे देखिए। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारी इकोनॉमी की मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है। जिसमें से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के प्रॉब्लम है, ये आपको सबको पता है अच्छे से। तो अगर क्वेश्चन आपसे सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो आई होप आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। तो इकोनॉमी की ये सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो पाएगी, अगर हमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का पता होगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना आता होगा रिसोर्सेज का, और इकोनॉमी का डेवलपमेंट और ग्रोथ कर रहे होंगे रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज की क्लास में हम टोटल 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट उनको ही हम अच्छे से करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि किसी भी टॉपिक से, अगर सेंट्रल प्रॉब्लम से किसी भी अदर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे अवेयर हो, कुछ भी आपको न्यू ना लगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे और 10 क्वेश्चन बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 1। ठीक है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग का लेकर आई हूँ, क्योंकि मैचिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी बुक किसने दी ये पूछा जा सकता है। तो हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैचिंग का क्वेश्चन देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इनमें से कौन सा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैकेनिज्म को डिफाइन कर रहा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑल रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज्ड, प्राइस एनालिसिस, लिमिटेशन एंड इलेक्शन, ओपन इकोनॉमी। तो आपको इन सभी ऑप्शंस में से देखना है विच वन इज करेक्ट। ओके, तो उन्हें मैच करना है आपको। बेसिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नो स्टेट इंटरफेरेंस,
नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, मेन assumption ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की मेन assumption क्या है, इनमें से देखिए और बताइए। तो देखिए, मैचिंग को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको इन चारों पांचों में से जो सा भी एक करेक्ट वन आता है, लाइक नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कि ट्रेड पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया, तो अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप उस एक को मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको मैचिंग का प्रॉपर दे रखा होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखा होगा, और उसमें आपको दे रखा होगा ऑप्शन बी, ए, सी, डी, ई, इस तरीके के कई सारे ऑप्शंस दे रखे होंगे, जिसमें से आपको करेक्ट वन देखना होगा। अगर जैसे वन का आंसर बी है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आगे चलकर सिखाऊंगी, फिलहाल अभी इसका आंसर देखते हैं। तो मैचिंग को करने का तरीका सबसे इजी है कि जोन से आपको आते हो पहले उससे मैच कर लीजिए। लाइक नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड का ए बी सी डी ई, इनमें से जोन सा भी है उसको आप पहले मैच कर दीजिए। उसके बाद जो नहीं आता उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। जो भी आपको आते हैं उन सबको पहले मैच कर लीजिए कि इन सभी ऑप्शन में से कौन से होंगे, तो आप इजीली उसको मैच कर पाएंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, देन इसको मैच कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके करेक्ट आंसर पर लेकर जाती हूँ। सो आई होप आप सभी ने आंसर निकाल लिया होगा इसका। हम करेक्ट आंसर पर चलते हैं। देखिए, मैंने इसको डायरेक्ट आपको मैच करके इसके सामने वाले ब्रैकेट्स में डाल दिया। फर्स्ट का जो था हमारा सी है, प्राइस एनालिसिस, सेकंड का हमारा डी है, थर्ड का हमारा ए है, और फोर्थ का ई, ओपन इकोनॉमी, एंड फिफ्थ का बी। समझ आ रहा है? तो किस तरीके से आपको इसके ऑप्शंस देखने हैं। तब जैसे मैंने आपको बोला था नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, ये बहुत इजी है, सबको आता होगा। तो कौन सी इकोनॉमी है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ट्रेड में, कोई भी आयात कर सकता है, कोई भी निर्यात कर सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो कौन सी इकोनॉमी में होता है, ओपन इकोनॉमी में। तो बहुत इजी था, तो सबसे पहले आप इसको ही मैच कर सकते थे कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रेड में, तो वो किसमें होगा, ओपन इकोनॉमी में। तो अगर आपका ये मैच हो जाता तो बाकी के भी आपके इजिली मैच हो जाते। अब जैसे नो स्टेट इंटरफेरेंस है, तो स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो ये कौन सी इकोनॉमी में होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, राइट। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की मेन असम्पशन, तो पीपीसी आप सभी ने पढ़ा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी जिन्हें भी याद नहीं है उनको भी अभी मैं क्लियर करवा दूंगी, आगे हम पीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो उसकी एक असम्पशन है, ऑल रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज्ड, जो हमने पढ़ा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बोथ आर सिमिलर, ओके। तो सबको पता है पीपीसी की ये असम्पशन है, ऑल रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज्ड। तो इस तरीके से आपको जो भी ऑप्शंस आते हो उनको सबसे पहले मैच कर लीजिए, देन जो नहीं आते उसे एंड में मैच कीजिएगा, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो मैचिंग के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। और एक बार अपना चेक कर लीजिएगा आप सभी ने सही करेक्ट आंसर चूज किए हैं, ठीक है। और अपना स्कोर चेक करिएगा लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, और कमेंट में बताइएगा 10 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट सीईटी के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बच्चों को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। क्योंकि आप इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, तो आप उसके लिए कैपेबल हैं या नहीं है। तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, और अगर नहीं भी आती है तो हम यहाँ पर एमसीक्यूज इतने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो सभी क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कौन से इनमें से हैं जो कि ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सबने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, किस चीज की स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, राइट। और मैक्रो में क्या करते हैं, एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। किसमें, मैक्रो में एग्रीगेट। तो मैक्रो में एग्रीगेट की करते हैं और माइक्रो में इंडिविजुअल, ओके। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, ऑल ऑफ दिस। सो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, देन आंसर दीजिए। हम चलते हैं अपने करेक्ट आंसर की तरफ। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन की भी बात करते हैं, और इकोनॉमी के वेलफेयर की भी बात करते हैं। सो ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। तो देखिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ थ्योरीज हैं जिसमें हम प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इन सब की बात करते हैं, और यही सारी हमारे ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अभी पढ़ा। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड की स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड डिमांड, ये तीनों कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग में, माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में।
क्लियर। वहीं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में फैक्टर प्राइसिंग भी पढ़ते हैं, जिसको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो फैक्टर्स कौन से होते हैं हमारे, पढ़ा था ना हमने, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स। अभी क्लास 12th में भी आप सभी ने पढ़ा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने करवाया था, उसमें फैक्टर पेमेंट्स एंड फैक्टर सर्विसेज करे थी हमने। उन्हीं फैक्टर्स की बात हो रही है, और यहाँ पर बात हो रही है फैक्टर प्राइसिंग की, जिसमें थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन सारे टॉपिक्स पे स्टडी करते हैं। और लास्ट हमारा है इकोनॉमिक वेलफेयर, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली वेलफेयर का ही काम करती है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर की थ्योरी के बारे में भी हमने यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज में पढ़ा। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आप सभी को क्लियर हुआ। माइक्रो इकोनॉमिक्स सबने पढ़ी है, बट उसमें बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़े हैं, कौन सी थ्योरीज पढ़ी हैं, ये आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे, उसके साथ आपके सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। अगर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपका क्वेश्चन आता है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक्सपेक्टेड 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप यूनिट को ही छोड़ दें कि बहुत छोटी सी है, या 2 ही क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए साथ साथ में अगर आपको 20 क्वेश्चन भी कराती हूँ, तो उसके साथ इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप ये 2 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन सभी कवर कर लेंगे, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं सीयूईटी एग्जाम में आपके। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये चार्ट मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, कौन सी यूनिट की कितनी वेटेज है। सो आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी, अदरवाइज अगर नहीं देखी तो मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आपको वहां पर सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था, मेंशन द नेम ऑफ कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने बोला कि इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा कर्व है जो कि शो करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। तो आप सभी ने कर्व्स पढ़े हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आप सभी को पता होगा कौन सा कर्व है वो। ऑप्शन ए प्रोडक्शन कर्व, ऑप्शन बी डिमांड कर्व, ऑप्शन सी इंडिफरेंस कर्व, या ऑप्शन डी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो कौन सा कर्व है जो कि शो करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। सो अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पढ़ा है सबने पीपीसी कर्व, तो उसी पीपीसी कर्व को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। राइट, देखिए यहाँ पर डायग्राम के साथ मैंने समझा रखा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में आपसे पीपीसी नहीं दे रखा हो, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व दे रखा हो, तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों को ही पीपीसी कर्व बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। क्लियर, तो ये तीनों नाम आपको यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, तो कुछ भी आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इन कर्व्स के थ्रू इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये शो कर रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। तो पीपीसी के असम्पशन क्या क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पीपीसी असम्पशंस, इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो गिवन होते हैं, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज किया जाए एफिशिएंटली। ओके, और लास्ट वन है हमारा टेक्नोलॉजी जो होती है पीपीसी में, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्लियर, तो ये कुछ पीपीसी के असम्पशन है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो गिवन होते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है सभी रिसोर्सेज का, यानी फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी एक टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है प्रोडक्शन के लिए, उसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा ये असम्पशन। इन असम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कौन सी असम्पशन है इनमें से। ठीक है, तो 3-4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से आपको इन 3 को ढूंढना होगा कि ये असम्पशन है। क्लियर, और ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, तीनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। तो आई होप आपको यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन आपसे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप सभी ने पढ़ा होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। तो उसमें से ही क्वेश्चन पूछा गया आपसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो कौन सी स्टेटमेंट है इन चारों में से
जो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है? ऑप्शन ए, इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन। ऑप्शन बी, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई implies a price rise in an economy। क्या इकोनॉमी में मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस राइज हो जाते हैं? ऑप्शन सी, inequalities in the distribution of wealth and income should be reduced। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम में इनइक्वालिटी रिड्यूस हो गई है? एंड ऑप्शन डी, मोर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स इज नॉट गुड फॉर अ लेस डेवलप्ड कंट्री। तो ज्यादा लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो सही नहीं है लेस डेवलप्ड कंट्री के लिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये सारी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को? तो ऑप्शन देखिए, आंसर दीजिए और वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, देन आप आंसर दीजिए। हम चलते हैं अपने करेक्ट आंसर की तरफ। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंप्लाइज अ प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में प्राइस राइज हो जाएंगे जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। जब किसी कंट्री में मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो उस कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या होगा? उसका प्राइस राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसका प्राइस। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है और बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर आप सभी को याद नहीं है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है तो मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स समझा देती हूँ। तो अगर आपको वो टॉपिक समझ आ जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका इजिली आप आंसर दे देंगे। तो देखिए करेक्ट आंसर जो है, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंप्लाइज अ प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से प्राइस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब की पॉइंट्स देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि फोकस करती है डिस्क्रिप्शन में, क्वांटिफिकेशन में, एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में, एक्सपेक्टेशंस में एंड सम एसोसिएटेड फिनोमेना में। ठीक है, तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उसकी तरफ ध्यान देती है, यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड। क्लियर? और उसी के साथ ये रिलाई करती है डेटा एनालिसिस में, रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड एंड एसोसिएटेड फिगर्स। ये स्टैब्लिश करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बिहेवियरल एसोसिएशन, जो कि हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टेस्ट करने में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का हमारा, इंक्रीज मनी सप्लाई इंप्लाइज प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस भी राइज हो जाएंगे। एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करती है कि इकोनॉमिक्स क्या है। ओके, एग्जाम्पल देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट की जब स्पेंडिंग इंक्रीज होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होता है वो रिड्यूस होता है। यानी कि गवर्नमेंट की जेब से जब पैसा जाता है यानी मनी सप्लाई होती है तो उस सिचुएशन में प्राइस जो होते हैं वो राइज हो जाते हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा रेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड करना शुरू कर रही है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा दे रही है, तो उस पैसे को अगर वो किसी फर्म को स्टैब्लिश करने में लगाती है तो उससे क्या होगा, अगर कोई फर्म खुलेगी तो उसमें लेबर भी चाहिए होगी, मशीनरी भी चाहिए होगी, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के, ये सब आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है क्या। तो अगर क्वेश्चन आपसे कुछ भी इनमें से पूछता है तो आप बता सकते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंप्लाइज प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी, तो आपने इजिली बता दिया कि ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये पॉजिटिव बेनिफिट को इंडिकेट कर रहा था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी ये सारे पॉइंट्स हमें कहीं देखने को नहीं मिले तो इसलिए ये करेक्ट नहीं है हमारे, और दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी पीपीसी से अगेन आपका एक क्वेश्चन आ गया है, तो पीपीसी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कवर कर लीजिएगा। सो ऑप्शन देखिए, द मेन रीजन फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज वॉर। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये हमारा पीपीसी होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा यानी इधर से इधर जाएगा, ठीक है, तो उसका रीजन क्या होगा? क्या वॉर उसका रीजन होगा, या माइग्रेशन उसका रीजन होगा, या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका रीजन होगा, या नेचुरल डिजास्टर उसका रीजन होगा? तो बताइए पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है पीपीसी हमारा राइटवर्ड शिफ्ट? वॉर की वजह से,
माइग्रेशन की वजह से, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से, या नेचुरल डिजास्टर की वजह से? तो ये आपका ग्राफ है, बताइए किस वजह से राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, देन आंसर दीजिए। पहले ही मैं आपको समझा चुकी हूँ पीपीसी कर्व कैसे बनता है, क्या होता है और इसके बाकी के नाम क्या हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ओके, तो हम चलते करेक्ट आंसर पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एजम्पशंस हमने पढ़ी थी पीपीसी की अभी, तो उसमें हमने 3 एजम्पशन कवर करी थी, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी की भी बात की थी, रिसोर्सेज की भी बात की थी, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जब इसमें एप्रिसिएशन आएगा और वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो उसका कारण होगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि जब हमारी फॉर्म में स्किल्स का डेवलपमेंट होगा या हमारी इकोनॉमी में स्किल का डेवलपमेंट होगा, हर पर्सन में एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल होगी, उसको सिखाया जाएगा, तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यानी कि प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है उसमें इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। यानी ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा क्योंकि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, इनोवेशन हो गया, स्किल का डेवलपमेंट हो गया, तो उस वजह से जो प्रोडक्शन का लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। इसलिए जो पीपीसी कर्व है, जो पहले यहाँ पर था, वो अब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि स्किल का डेवलपमेंट हो गया और प्रोडक्शन का जो लेवल था वो बढ़ गया है, यानी प्रोडक्शन अब ज्यादा होने लगा है, तो इस वजह से वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर? ना ही वो वॉर से कि झगड़े हो जाएंगे तो इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ा देंगे हम, नहीं, ऐसा नहीं होगा। माइग्रेशन हो गया, इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, नहीं। अगर माइग्रेशन होगा तो उस कंट्री से तो पर्सन कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, और अगर वो शिफ्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारी कंट्री का कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, नहीं होगा, ठीक है। और अगर नेचुरल डिजास्टर आता है तो उस वजह से भी हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि डिजास्टर से बहुत सारी चीजों का नुकसान हो जाता है, तो उस समय पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना इतना पॉसिबल नहीं होगा। प्रोडक्शन में इंक्रीज तभी होगा जब स्किल को डेवलप करेंगे, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स चलाएंगे स्किल डेवलपमेंट के, जिनसे हमारी लेबर जो है वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को समझ पाएगी, और जिस वजह से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर? देखिए मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ से समझा रखा है, ये हमारा पीपीसी कर्व है जो कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पे जब पीपीसी हमारा मिड में है तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, राइट। जैसे ही हमारा पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो राइटवर्ड शिफ्ट होते ही उसका इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। यानी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसकी वजह से स्किल डेवलप हुई, स्किल डेवलपमेंट हुई, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा किसी भी इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी की ग्रोथ डेफिनेटली होगी। और यहीं देखिए एक और पॉइंट बना हुआ है जो कि हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पर रिसोर्सेज का पूरा अच्छे तरीके से एफिशिएंट यूज नहीं किया जा रहा। क्लियर? तो पीपीसी में 3 सिचुएशन है जिसमें अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, और जहां पर पीपीसी हमारा ड्रॉ हो रहा है वो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, और जब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। यानी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आएगा। क्लियर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड हमने यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, पिछले क्वेश्चन में भी किए थे 3-4 क्वेश्चन कवर, और 2-3 यहाँ पर कवर कर लिए। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। Which of the following conclusions is true about the statement rich people should be taxed more? तो एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो रिच पीपल होते हैं उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, और कौन सा कंक्लूजन है इनमें से जो कि ट्रू है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए है हमारा, द स्टेटमेंट रिच पीपल शुड बी टैक्स्ड मोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। यानी कि जो ये स्टेटमेंट आपको दी है, रिच पीपल को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, वो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस है। ऑप्शन बी हमें दे रखा है, द स्टेटमेंट रिच पीपल शुड बी टैक्स मोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एनालिसिस। क्या ये स्टेटमेंट प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एनालिसिस से रिलेटेड है? ऑप्शन सी में हमें दे रखा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, और ऑप्शन डी में दे रखा है हमें नेगेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। तो पॉजिटिव अभी हम पढ़कर आए हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। अब इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, नेगेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, ये सब मैं अभी आपको आगे चलकर समझाऊंगी। उससे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा एनालिसिस है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बता रहा है।
वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है रिच पीपल शुड बी टैक्स्ड मोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। ये हमारा एग्जाम्पल किसका है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस refers to the analysis in which we study whether a particular mechanism is desirable or not। तो जो भी पर्टिकुलर मैकेनिज्म है वो डिजायरेबल है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। तो बेसिक सी बात है, जो रिच पीपल है वो उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही तो टैक्स पे करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और जितनी कम होगी उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट? तो देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक फेनोमेना। तो हर इंडिविजुअल का एक ओपिनियन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक के डेवलपमेंट से रिलेटेड, ओके, as well as how the variable that compose it could interact more effectively to achieve the best outcome। बेस्ट आउटकम के लिए किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा इफेक्टिवली, ये सब हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस के थ्रू पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात हुई थी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो डिस्क्राइब करती है फैक्ट्स को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी ओपिनियन के। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, उससे हम फैक्ट्स और जजमेंट्स के थ्रू ही डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? तो डिफरेंस समझ आया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम फैक्ट्स एंड जजमेंट के थ्रू डिस्क्राइब नहीं करते हैं और नॉर्मेटिव में हम फैक्ट्स एंड जजमेंट के थ्रू ही डिस्क्राइब करते हैं। और वहीं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में रिस्पॉन्सिबल होता है इकोनॉमिक फेनोमेना का अंडरस्टैंड करने में कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी किस तरीके से क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। वहीं नॉर्मेटिव में डिजायरेबल रियलिटी देखते हैं कि रियलिटी क्या है, उस पर हम ध्यान ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू इकोनॉमिक फेनोमेना। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है हाउ थिंग्स आर, थिंग्स कैसी हैं उस पर चर्चा करता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हाउ थिंग्स शुड बी, चीजें कैसी हो सकती हैं उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव में क्या है, हम अपने ओपिनियन, अपनी जजमेंट दे सकते हैं, बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमारे खुद के ओपिनियन जजमेंट नहीं देखते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक फेनोमेना के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो इसलिए हम सभी फैक्ट्स और जजमेंट्स को इग्नोर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 20%। तो आपको एक डेटा दे दिया कि भाई करंट अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 20% है, तो आप उस पर बिलीव करेंगे क्योंकि वो रिलायबल है। उसी तरह हेल्थ स्पेंडिंग इज 25%, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के एग्जांपल देखिए, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी 5% मैक्सिमम, डिफेंस स्पेंडिंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10%, यानी डिफेंस के ऊपर जो स्पेंडिंग हो रही है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, पर्सन अपना खुद का ओपिनियन दे रहा है, बट यहाँ पर कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, यहाँ पर हम डायरेक्ट इकोनॉमिक फेनोमेना पे डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। जो हम खुद के फैक्ट्स एंड जजमेंट देते हैं वो नॉर्मेटिव है, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो कि कंसिडर करता है हाउ थिंग्स आर, ओके। तो आई होप आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कोई डाउट नहीं होगा। इनमें से रिलेटेड आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉर्मेटिव भी पूछ सकते हैं और पॉजिटिव भी पूछ सकते हैं, तो दोनों आपको आना चाहिए। एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा इसकी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच इकोनॉमी हैज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो कौन सी इकोनॉमी ऐसी है जिसमें को एग्जिस्टेंस होता है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स का, यानी दोनों सेक्टर्स कंबाइंड होते हैं। ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट, ऑप्शन बी सोशलिस्ट, ऑप्शन सी मिक्स्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिक्स्ड। ये प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो होता है उनका एग्जिस्टेंस हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं और पब्लिक सेक्टर भी। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के। तो अभी तो आपसे ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया गया, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, बट इनमें से कोई सा भी आपसे अब पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा कि इनमें से कौन से हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी का है, सोशलिस्ट का है, कैपिटलिस्ट का है। क्लियर? तो को एग्जिस्टेंस हमारा किसका है, मिक्स्ड इकोनॉमी का है। देखिए यहाँ पर को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दे रखा है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मिक्स्ड इकोनॉमी का। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग का एग्जिस्टेंस होना। रोल ऑफ प्राइस सिस्टम एंड गवर्नमेंट डायरेक्टिव,
गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और कंट्रोल होता है। रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक कैरेक्टर ये भी है कि इकोनॉमिक में जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, कंज्यूमर सॉवरेनिटी प्रोटेक्टेड, तो ये भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के। आई होप आप सभी को ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपसे मिक्स्ड इकोनॉमी से रिलेटेड कोई सा भी एक करेक्टरिस्टिक्स रख के पूछ लिया गया ये कौन सी इकोनॉमी का है, तो आप इजिली बता पाएंगे कि ये करेक्टर हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी का है। क्लियर? साथ में आप कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट के भी करेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपसे कैसे बनते हैं आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ फ्री इकोनॉमी? फ्री इकोनॉमी का कौन सा इनमें से साइन है? ऑप्शन ए, द प्राइसेस आर रेगुलेटेड, प्राइसेस आर पार्शली रेगुलेटेड। ऑप्शन सी, द प्राइसेस आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। सो विच वन इज करेक्ट? कौन सा है जो फ्री इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर रहा है? फ्री इकोनॉमी में क्या होता है? ओपन इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा सबने। वीडियो पोस्ट करके आंसर दीजिए। So correct answer is option C. The price are determined with the help of forces of demand and supply. Market forces कौन सी हैं? दो forces हैं, demand और supply. इसके थ्रू हम determine करते हैं हमारे prices को कि मार्केट में डिमांड कितनी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग ही तो प्राइस डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो ये एक साइन है हमारी फ्री इकोनॉमी का। देखिए मार्केट फोर्सेस, दो मार्केट फोर्सेस होता है, मैंने आप सभी को बता दिया कौन सी होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। अब जब सप्लाई राइज हो रही है यानी सप्लाई ज्यादा हो रही है और डिमांड जो है वो कम हो रही है, यानी डिमांड इतनी नहीं हो रही जितनी सप्लाई हो रही है, तो क्या होगा, प्राइसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं सप्लाई अगर कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो प्राइसेस इस सिचुएशन में राइज हो जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए अम्ब्रेला है, अब बारिश का मौसम है तो उस वक्त अम्ब्रेला की जो डिमांड होगी वो ज्यादा होगी, राइट। बट अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई इतनी नहीं है, सप्लाई मान लो कम है, तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो जितना लिमिटेड स्टॉक हमारा पड़ा होगा उसके जो प्राइस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो राइज हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है और डिमांड ज्यादा हो रही है अम्ब्रेला की, तो उस सिचुएशन में जो शॉपकीपर है वो आपको अम्ब्रेला के प्राइस बढ़ाकर बताएगा, प्राइस ज्यादा बताएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, तो ये हमारी मार्केट फोर्सेस होती हैं जिसकी डिमांड और सप्लाई से प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज आता है। ठीक है, डिमांड कम होगी तो प्राइस फॉल हो जाएंगे, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस राइज हो जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे ये आज का, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। In which economy do consumers and producers make choices based on market forces of supply and demand? अभी मैंने आपको समझाया मार्केट फोर्सेस कौन सी होती है, सप्लाई एंड डिमांड होती है। तो कौन सी इकोनॉमी में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो होते हैं वो चॉइसेस रख पाते हैं, यानी कंज्यूमर को भी राइट होता है कि वो अपनी चॉइस रख सके और प्रोड्यूसर को भी राइट होता है कि वो अपनी चॉइसेस रख सके, विच इज बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सो ऑप्शन ए इज मार्केट इकोनॉमी, option B is open economy, option C is controlled economy and option D is command economy. So which option is correct? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा हमारा? तो देखिए हमने बोला मार्केट फोर्सेस जो है वो हमारी सप्लाई एंड डिमांड है, तो हम बात मार्केट इकोनॉमी की करेंगे। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। जब कोई मार्केट होती है उसमें कंज्यूमर की और प्रोड्यूसर की दोनों की ही चॉइसेस होती हैं। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड पूरी डिपेंड करती है हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर पे और प्रोड्यूसर के बिहेवियर पे। ठीक है, प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है और कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये कहाँ पर होता है, मार्केट इकोनॉमी में होता है। ठीक है, क्लियर? देखिए द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, इसके थ्रू आपको सारी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। सप्लाई एंड डिमांड आर द टू वर्ड्स दैट इकोनॉमिस्ट यूज मोस्ट ऑफन। तो सप्लाई और डिमांड बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है। इकोनॉमिक्स के बच्चे हो तो आप सभी को पता होगा सप्लाई एंड डिमांड क्या है। तो सप्लाई एंड डिमांड आर द फोर्सेस दैट मेक मार्केट इकोनॉमीज वर्क। तो मार्केट की इकोनॉमी तभी काम करेगी जब सप्लाई एंड डिमांड ये दो कंपोनेंट्स होंगे, ये दोनों मार्केट फोर्सेस होंगी। तो ठीक है, कंज्यूमर डिमांड करेगा और प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा तभी तो मार्केट बनेगी, राइट।
मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट सप्लाई डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। जो मॉडर्न हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो यही सब की बात करती है, सप्लाई की, डिमांड की और मार्केट के इक्विलिब्रियम की, कि कब मार्केट जो होगी वो हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगी। ठीक है, तो ये सब तो आपको याद रहेगा कि कंज्यूमर जो है वो हमारा डिमांड करेगा, तभी हमारा जो प्रोड्यूसर होगा वो प्रोडक्ट की सप्लाई करेगा। तो समझ आ गया होगा मार्केट फोर्सेस क्या है, सप्लाई एंड डिमांड क्या है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम सप्लाई, डिमांड और मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी है आज की। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ और एमसीक्यूज लेकर आएंगे और फिर उन सबको समझेंगे। और जैसे हमने आज समझा है विद डायग्राम, विद फ्लो चार्ट्स, विद एक्सप्लेनेशंस, तो उसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे अपने। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट सीईओईटी की एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस। ओके, तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। Bye bye, take care and all the best for your exams.